अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। आज पीटीआई के हवाले से 3 अहम खबरें सामने आई हैं। एक तरफ पार्टी के लिए इमरान खान की बहनों की ज़मानत की अच्छी खबर सामने आई है, तो वहीं एक बार फिर पार्टी में इख्तलाफात की खबरें भी शिद्दत इख्तियार कर रही हैं। इस सारी सूरत हाल में आज इस्लामाबाद में एक गैर मामूली वाक़या पेश आया है। इस्लामाबाद पुलिस ने दावा किया है कि कैदियों को ले जाने वाली 3 पुलिस वैन्स पर हमला हुआ है, जिनमें पीटीआई के 2 एमपीएस समेत मुतादिद कारकुन मौजूद थे। इस हवाले से आईजी इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी ने कहा है कि 3 कैदी वैन्स में 82 मुल्जिमान मौजूद थे, जिन्हें पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। संजानी टोल प्लाजा के करीब नामालूम मुल्जिमान कैदी वैन पर हमलावर हुए। हमले के बाद कुछ कैदी वैन से फरार हो गए। ताहम पुलिस ने कैदियों को फरार करवाने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। जबकि इस्लामाबाद पुलिस ने इस हवाले से मजीद कहा है कि फरार होने वालों में पीटीआई के 2 एमपीएस भी शामिल थे, जिन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि हमलावरों की तादाद 18 से 20 थी, जिनमें 1 एमपीए का बेटा भी शामिल था। पुलिस ने 4 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पीटीआई के सेक्रेटरी इतला शेख वकास अकब ने पुलिस के दावे को मुस्तरद करते हुए संजानी में कैदियों की वैन्स पर हमले का जिम्मेदार पुलिस का ड्रामा करार दे दिया। हमारे 82 के करीब लोग एक संजानी की एफआईआर में अदालत में पेश किए गए और जज साहब ने उनको डिस्चार्ज कर दिया, तो उन्हें एक और सेक्रेटेरिएट थाने की एफआईआर के अंदर नामजद करके वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। उन 82 लोगों में हमारे केबीके से एमपीएस भी शामिल है, हमारे केबीके के सरकारी मुलाजमीन भी शामिल है। जब उन लोगों को अटक जेल ट्रांसफर कर रहे थे उन 3 प्रिजन वैन्स में, तो अचानक फैसल टाउन के करीब से उन्हें गाड़ियों को वापस मोड़ के लाया गया 26 नंबर के पास। फिर तरनौल की हदूद में उन्हें रोक के तरनौल थाना के एसएचओ शबीर तनोली ने और उनकी टीम ने उन प्रिजन वैन्स के शीशे तोड़े, दरवाजे खोले और जबरदस्ती तमाम प्रिजन्स को उनको बाहर लाके खड़ा किया और उन्हें वो पुश कर रहे हैं कि आप यहाँ से भागें। वो इस वक्त भी वहां सड़क पे खड़े हैं, वो रिफ्यूज कर रहे हैं कि हम नहीं भागेंगे। आपकी पुलिस कोई ड्रामा करना चाहती है, आपका एसएचओ कोई ड्रामा करना चाहता है, और हम ये समझते हैं कि ये आपके इमाम पे हो रहा है, चाहे वजीर दाखिला हो, आईजी इस्लामाबाद हो या पंजाब की चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर। इन ओछे हथकंडों से, इन घटिया हरकतों से बाज आ जाएं। जो ड्रामा आप करना चाहते हैं वो ड्रामा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कामयाब नहीं होने देंगे। इस हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने भी वाक़े को इस्लामाबाद पुलिस और हुकूमत का ड्रामा करार दे दिया और पुलिस को वार्निंग देते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उनके पास वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। मैं इस वक्त ये फॉर्म 47 के तहत जो एक जेली हुकूमत है फेडरल और इस्लामाबाद पुलिस से मुखातिब हूँ कि जिस तरीके से आपने ड्रामा शुरू किया हुआ है, आए दिन आप ये ड्रामे मजीद करते जा रहे हैं, ये आपको बंद करने पड़ेंगे। तो अगर आप ये समझते हैं कि आप बाऊ दलाएं, तो ऐसा नहीं है। हमारे एक मिनिस्टर, एक एमपीए, हमारे वर्कर्स, हमारे 1122 के सरकारी एहलकार, हमारे पुलिस के सरकारी एहलकार जिन पे आपने जेली पर्चे काट गिरफ्तार किया था, उनकी आज संजानी के केस में जज ने आज जमानत कर ली। आप लोगों ने उनको सेट्रेट एक एफआईआर में वहां से दोबारा गिरफ्तार कर लिया और फिर उनको जेल ले जाते हुए रास्ते में एसएचओ, ये जो तरनौल का एसएचओ है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े और एक ड्रामा रचा कर कि जी कोई हमला हो गया है, किसी ने हमला कर दिया है, और फिर ताले खोल के उन सबको 3 प्रिजनर वैन से नीचे उतार के खड़ा कर दिया और एक ड्रामा रचाया हुआ है कि जी वो फरार हो रहे हैं। मेरे पास वीडियोस भी हैं, सबूत भी हैं। किसी को कुछ भी हुआ, एसएचओ तरनौल तुम जिम्मेदार होगे, तुम्हारे ऊपर जो भी डीपीओ है वो जिम्मेदार होगा, उसके ऊपर डीआईजी और फिर आईजी और फिर इंटीरियर मिनिस्टर, तुम सब जिम्मेदार होगे इसके। मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूं। पीटीआई का ये मौक़िफ़ सामने आने के बाद आज वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उनके पास भी वाक़े में पीटीआई के मुलव्विस होने के शवाहिद और सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। तहरीके इंतशार के कारकुनान ने प्रिजन वैन्स पर हमला किया और गिरफ्तार मुल्जिमान जिनको अटक जेल ले जाया जा रहा था, उनको फरार करवाने की एक नाकाम कोशिश की। जो गिरफ्तारियां अमल में आई हैं उसमें पीटीआई के केपीके से एमपीए लियाकत साहब का साहबजादा जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। 2 गाड़ियां, 4 अफराद और 2 वेपन्स वो कब्जे में लिए गए हैं। ये असले से लेस आए थे, इन्होंने पुलिस पर फायरिंग भी की। 19 लोग जो फरार हुए थे सबको दोबारा हिरासत में ले लिया गया है। 82 के 82 मुल्जिमान वापस पुलिस की तहवील में हैं। 4 को पकड़ लिया गया है, बाकी 15 को जो है पुलिस तलाश कर रही है। हमारे पास बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज भी आ गई है, एविडेंस भी आ गया है। दोनों तरफ से एविडेंस होने और सीसीटीवी फुटेज होने का दावा किया जा रहा है। देखते हैं कि क्या हक़ाइक़ सामने आते हैं। दूसरी जानिब कल इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी तोशाखाना केस 2 में ज़मानत मिलने के बाद रिहा हो गई थी, जबकि आज इमरान खान की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान को भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से ज़मानत मिल गई है। बुशरा बीबी की रिहाई के बाद ये क़यास राइयाँ होने लगी कि बुशरा बीबी अब पीटीआई के सियासी मामलात में एक मुतहर्रिक किरदार अदा करेंगी। ताहम कल पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा था कि बुशरा बीबी हमारी रहनुमाई करती रहेंगी, लेकिन वो तहरीक को लीड नहीं करेंगी। जबकि कल रिहाई के बाद
पहले बुशरा बीबी बनीगाला पहुंची, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो वहां से पेशावर चली गई और फिर आज ये खबर सामने आई कि बुशरा बीबी रिहाई मिलने के बाद सियासी तौर पर मुतहरिक हो गई हैं और उन्होंने आज पेशावर में पार्टी की आला क़यादत का एक हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी की खबर के मुताबिक पीटीआई ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी ने पार्टी का हंगामी इजलास तलब कर लिया है और अब वो शिबली फराज और अली बिन गंडापुर के साथ पार्टी के सियासी मामला देखेंगी। बुशरा बीबी पेशावर में होने वाले इस हंगामी इजलास की सरबराही भी करेंगी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने इस खबर की तरदीद कर दी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बुशरा बीबी ने पार्टी का कोई इजलास तलब नहीं किया है। बुशरा बीबी की जानिब से इजलास तलब करने की खबरें गलत हैं। वज़ीर आला हाउस में पार्टी का कोई इजलास नहीं है, जबकि बुशरा बीबी की सियासी सरगर्मियों से मुताल्लिक आज उनकी तर्जुमान मिशाल यूसुफजई का बयान भी सामने आया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बुशरा बीबी की तर्जुमान ने कहा है कि बुशरा बीबी की तबीयत ठीक नहीं है और उनकी किसी से कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई है। पार्टी बुशरा बीबी के सियासी तौर पर मुतहरिक होने की तरदीद कर रही है, मगर पार्टी में एक और तनाज़ा जन्म ले रहा है। कल इमरान खान से मुलाकात के बाद फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी, जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने ही इमरान खान से मुलाकात के लिए पटिशन दायर की। फिर अदालत ने उन्हें मुलाकात की इजाज़त दी और मुलाकात के बाद उनका बयान सामने आया कि उन्होंने इमरान खान को पार्टी क़यादत से मुताल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। जबकि आज ये खबर सामने आई कि पीटीआई ने फैसल चौधरी को पार्टी की लीगल टीम से निकाल दिया है। हैदर शराजी की खबर के मुताबिक पीटीआई ज़राए का कहना है कि फैसल चौधरी को पीटीआई की लीगल टीम से अलग कर दिया गया है और उन्हें पीटीआई वकला के व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया है। ज़राए के मुताबिक फैसल चौधरी और इंतज़ार पंजोता चंद रहनुमाओं की पार्टी में वापसी के लिए कोशिशें कर रहे थे और फैसल चौधरी ने डी चौक पर पीटीआई के एहतजाज से मुताल्लिक इमरान खान को शिकायत भी लगाई। ज़राए ने यह भी कहा है कि फैसल चौधरी और इंतज़ार पंजोता मुशावरत के बगैर इमरान खान से मुलाकातों पर काम कर रहे थे। फैसल चौधरी को इमरान खान के तमाम केसेस से भी अलग कर दिया गया है। दूसरी जानिब आज पीटीआई के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने पार्टी क़यादत को चार्जशीट कर दिया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से गुफ्तगू करते हुए शौकत यूसुफजई ने कहा कि एहतजाज के लिए पार्टी वर्कर्स तैयार है, मगर क़यादत इस्लामाबाद में छुप जाती है। पार्टी फैसलों में हमारी तजवीज़ की अहमियत नहीं है। इनको चाहिए कि पाकिस्तान की लीडरशिप बन के दिखाए, जब खैबर पख्तूनख्वा की लीडर्स ना बने। जो इस वक्त मरकजी क़यादत है उनको चाहिए पंजाब जाएं, सिंध जाएं, अपनी प्रेजेंस शो करें, बलूचिस्तान जाएं। अगर डी चौक के ऊपर हमारी लीडरशिप मौजूद होती तो फिर तो अली बिन गंडापुर अगर चले भी जाते तब भी हमारा प्रोटेस्ट कामयाब होता। आप जो है ना निकले, पूरे पाकिस्तान में निकले। ये क्या आपने तमाशा बनाया हुआ है कि जी बस आप जाएं इस्लामाबाद में सारे छुपे फिरते रहते हैं। इस सारी सूरत हाल में आज इमरान खान की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से जमानत मिल गई है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से करीब समझे जाने वाले सेनेटर फैसल वाउडा, जिन्होंने बुशरा बीबी की रिहाई को एक डील के तहत होने का तासुर दिया था, आज उन्होंने इमरान खान की बहनों की जमानत पर भी डील का तासुर दिया। इस हवाले से एक्सपर्ट पोस्ट में फैसल वाउडा ने लिखा कि गुज़िश्ता रात मैंने कहा था कि खान साहब की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश करूंगा और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जमानत हो चुकी है। बिकाऊ और भगोड़ी पीटीआई की लीडरशिप जब अपने लीडर खान की बहनों को जेल में एक दफ़ा भी पूछने तक नहीं गई तो कौम को उनकी असलियत समझ नहीं आ रही कि क्या गेम हो रही है। मैं कौम को सच बताता रहूंगा और ये लीडरशिप आपसे छुपाती रहेगी। मेरा ये दावा और वादा भी पूरा हुआ। ये सारी सूरत हाल है। खुद फैसल चौधरी से पूछते हैं कि उन्होंने इमरान खान से मिलकर कल क्या कहा, फिर इमरान खान ने जवाब में क्या कहा, पार्टी ने क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया लीगल और उन्हें जो मुख्तलिफ केसेस उनसे अलहदा कर दिया। क्या ये सदाकत है इस बात में? फैसल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आपने पटिशन की, अदालत ने इजाज़त दी, आप इमरान खान साहब से मिले, क्या दुरुस्त है कि आपको निकाल दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप से जो वकला का था, पार्टी ने कार्रवाई की आपके खिलाफ? देखिए, पार्टी का तो मैं रुकन ही नहीं हूँ, किसी पॉलिटिकल जमात का पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर तो नहीं हूँ सर। मैं तो लीगल एडवाइस हूँ इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब को मेरी सर्विसेज की ज़रूरत जब थी तो उन्होंने बड़ी मेरा हमेशा शफ़क़त करते हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे ज़िम्मे कुछ काम लगाए, वो काम मैंने डिलीवर किए। कल भी ये जैसे आपने फरमाया कि मुलाकात की जो पटिशन है वो मेरी हुई, पहले भी मैंने जो मेरे ज़िम्मे काम लगे थे वो मैंने तो डिलीवर किए। पार्टी से जो ये ख़बर चल रही है या जिन लोगों के कह रहे हैं, मेरा उनसे सरोकार नहीं है। मैंने जो बाहर देखा खान को बताया, जो खान को देखा लोगों को बताया। ये मैं नहीं रोक सकता, ये मेरी ड्यूटी थी। मैं उनको जिस हालत में रखा गया, मगर क्या आपने वाकई खान साहब को बताया कि एहतजाज वगैरह के बारे में आपको ये मिसलीड कर रहे हैं, डी चौक पर लीडरशिप नहीं पहुंचती? क्या सारी बातें बताइएगा, क्या कम्युनिकेशन हुआ जो कहा जा रहा है कि आपने शिकायत लगाई पार्टी की? नहीं, मैंने शिकायत सर, मैं शिकायत लगाने वाले तो मैं कौन होता हूँ? मैंने तो उनको हर चीज़ के बारे में जो बाहर हुआ है वो बताया है, और मैं क्यों नहीं बताऊंगा? देखिए, मैं गलत बयानी क्यों करूंगा? मैं वर्कर्स की बात क्यों नहीं करूंगा जिन्होंने मार खाई है? मैं क्यों नहीं बताऊंगा कि नईम हैदर पंजोथा और आलिया हमज़ा और तैयबा राजा या आमिर मुग़ल
और ये जो मुबशर और जो दूसरे हमारे दोस्त हैं जिनको मार पड़ी, जिन्होंने शेलिंग खाई, जिन्होंने हर काम किया, मैं क्यों नहीं बताऊंगा उनका। जो वहाँ पे लीड कर रहे थे, जो दोनों बहनें हैं, अलीमा बीबी और उज़मा बीबी, वहाँ पे पिंडी में भी वो थी और यहाँ पे भी वो थी। उसके बाद अली अमीन साहब भी पहुँचे वहाँ पे। देखिए अली अमीन साहब पे क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया, तो मेरा तो ये भी सवाल है कि क्रिटिसिज्म तो वो करें जो वहाँ पे मौजूद थे, जो मौजूद नहीं थे वो क्रिटिसिज्म किस खाते में कर रहे हैं। अली अमीन साहब जैसे तैसे करके पहुँचे तो सही ना वहाँ पर। बात यह है कि ये चीज़ें जो हैं, मैं अगर जो बाहर देखूँगा शाहज़ेब साहब, मैं उनको एक क्लियर पिक्चर क्यों नहीं दूँगा। अगर किसी को उस पर कोई एतराज़ है तो पिक्चर देने पे मैं आज भी, कल भी दी है मैंने, आइंदा भी मौका मिला तो मैं बिल्कुल वही बताऊंगा जो मेरा सही होगा, क्योंकि मैंने देखे, मैं तो कोई पॉलिटिकल एजेंडा में। मगर इमरान खान साहब ने आपसे पूछा तो क्या आपने यही बताया कि कारकुनों को लीडरशिप ने लीडरलेस छोड़ दिया था और कारकुन बहुत मायूस हैं? जी मैंने उनको ये बताई कि डिसग्रंटल हैं कारकुनान, और वो जो डी चौक में सारा हुआ है उसके बाद जो सोशल, मैं 3 तारीख के बाद उनसे पहली दफ़ा मिला हूँ, और मैं जिस तरह मैंने वो एंटर हुए, जैसे मैंने उनको देखा, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो बहुत एक दफ़ा शॉक में हो गया कि उनके साथ ये किस तरह का ट्रीटमेंट किया गया है। बिल्कुल इनह्यूमन ट्रीटमेंट, जो मैंने सारा आपको बताया है कि उनके सेल की बिजली बंद करके 14-14 घंटे डार्क में रखा गया है, और जो वो सारी सहूलतें बर्दाश्त कर रहे हैं सारों के लिए। अब मेरा सवाल सर, बीइंग उनका एक साथी होने के या वकील होने के या बतौर इंसान भी, क्या मैं सवाल नहीं पूछूंगा कि इन हालात में अगर वो थे तो हम क्या कर रहे थे? अगर मैं बीबियों की ज़मानत में मेरी जो जिम्मेदारी मिली, उनकी फैमिली ने कहा कि आप आएँ, मैंने उनके रिमांड या जो भी कर रहे थे, तो 3 से 11 तक तो अदालतें खुली थी, पिटिशंस क्यों नहीं फाइल हुई? फिर जब 19 को डेलीगेशन मिली है पीटीआई की, उनके सामने ये सारी चीज़ें आई हैं, तो 21 को, अगर 20 को इतवार था तो 21 को ये पिटिशन फाइल क्यों नहीं है? देन आई हैड टू फाइल दिस पिटिशन, आई वाज कंस्ट्रेन्ड टू फाइल दिस पिटिशन बिकॉज़ नोबडी इंस्ट्रक्टेड मी। तरमीम खेलना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी, मेरी स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मेरा ख्याल में जो जिस तरह से एंगेजमेंट थी हुकूमत के साथ, तो ये नहीं कहा जा सकता था जो इल ट्रीटमेंट उनके साथ है या इन ह्यूमन ट्रीटमेंट इमरान खान के साथ है वो बंद करें, तो फिर हम आपके साथ बैठेंगे। मौलाना साहब भी तो फुल कॉपरेट कर रहे थे। सो ये वो चीज़ें हैं जिससे मुझे तकलीफ़ हुई है। मैं यकीन माने, मतलब इस तरह से तो नहीं है, इमरान खान कोई ऐसा आदमी तो नहीं है कि जिसके डिज़र्व करता था ये ट्रीटमेंट कर रहा है। 3 हफ्ते से आपने उनको ये भी बताया कि इंतजार पंजोता के बारे में उन्हें नहीं पता था, और आपने बताया कि वो भी गुमशुदा हैं, और आपने उन्हें क्या ये भी बताया कि इंतजार पंजोता हो या फिर इमरान खान साहब की बहनें अलीमा और उज़मा हो, उसमें भी पार्टी कोऑपरेट नहीं कर रही है, पार्टी की वो प्रेजेंस नहीं होती है, उस तरीके से पुश नहीं कर रही है पार्टी? जी मैंने बिल्कुल इंतज़ार साहब की बात पूरी बताई, इंतज़ार के साथ, क्योंकि मैं इंतज़ार जब लास्ट टाइम थे शाहज़ेब, वो मेरे साथ हम लोग इकट्ठे उठ के कॉफ़ी पी के उठे थे, और उसके बाद से वो जब गायब हुए तो मैं बड़ा बरीड हूँ। आज भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से मैं सारी दुनिया को बताना चाह रहा हूँ कि मैं उनके वेयर अबाउट्स नहीं पता चल रहे हमें। हुकूमत ने हमें लारा लगाया हुआ है, अदालत के सामने स्टेटमेंट नहीं देखे, इंतज़ार की कोई खबर नहीं है हमें। इंतज़ार पंजोता एक बहुत ही प्यारा और अच्छा लड़का था, और वो हर किसी के काम आता था, तो काम नहीं बनता जो। और देखिए एक पार्टी जो होती है ना जी, जो हम समझते थे कि मैं तो एक सियासी आदमी तो हूँ नहीं, लेकिन मेरे वकला आते हैं जब मुझे ज़रूरत होती है, वो मेरी पार्टी है, मेरे साथी हैं, मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन पॉलिटिकल वाबस्तगियों से बालातर होकर मेरे केसेस में वो आते हैं, हम उनके जाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट्स आते हैं। तो क्या पार्टी का काम नहीं है कि जब ये मामला हो तो वहाँ पर जाए? ILF के कुछ वकील आते हैं, बिल्कुल आते हैं, वो उनकी मेहरबानी जो लोग आते हैं, लेकिन क्या जिस तरह से खड़ा होना चाहिए या आना चाहिए कि हम वहाँ पे प्रेजेंस देते हैं? आप अपने रिपोर्टर से पूछ लीजिए, क्या हम जब काम करते हैं, तो मैं तो एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैंने कभी कोई फ्रिवलेस पिटिशंस नहीं की हैं, ना मैं फ्रिवलेस पिटिशंस करता हूँ। मैं बिल्कुल जो काम करता हूँ वो अपने जो लॉ जो मेरे माइंड में आता है, मैं हो सकता है कि कुछ लोगों को वो कह सकते हैं कि इसको काम नहीं आता, ये इतना एफिशिएंट नहीं है, लेकिन जो जिम्मे मेरे काम लगता है मैं करता हूँ। अब लेकिन ये बात बड़ी तकलीफ़देह थी मेरी कि हमने इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा था उसको कैसे ओवरलुक किया इन लोगों ने, कैसे वो उनके ऊपर पिटीशंस या तो नहीं। जब आपने सारी सूरत हाल बताई इमरान खान साहब को, तो इमरान खान साहब का फिर रिस्पांस क्या था? उन्होंने आपको क्या कहा? देखिए इमरान खान साहब का शाहज़ेब एक तो अंडरस्टैंड करें ना, 21 दिन की सॉलिटरी
और उसमें इतना जो ट्रीटमेंट है, फिर वो बीबी की बेल का भी उनको नहीं पता था। ही हैज़ नो एक्सेस टू न्यूज़पेपर्स, नो टीवी, और उन्होंने पूछा कि वो तरमीम हो गई हैं, तो उन्होंने कहा जी हो गई। आप उन्होंने कहा जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना तो ये मेरा किसी से मिलने दे। जेल के अंदर भी उनको काल कोठड़ी में डाला हुआ है। वो कोई कॉन्विक्ट थोड़ी है, कोई सज़ा याफ्ता थोड़ी है, अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, उनके सर्टन लीगल राइट्स हैं। वो राइट्स उनको क्यों नहीं दिए गए? और जो हुकूमत के साथ अंगेज थे या इन सब के साथ के अंगेज थे, उनका काम नहीं था कि ये चीज़ें हाईलाइट करना और अदालतों के सामने। अगर हम चले गए हैं, मेरे जैसा जूनियर छोटा वकील जो है, नालायक सा आदमी हूँ, मैं गया हूँ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेहरबानी की सलमान सफदर ने, देखिए ना, इतना अच्छा हमारा वो दो भाई है, उसने हर एक प्रोफेशनल आदमी है, वकालत करता है, और उन्होंने किया। एक हमारा लड़का है बिल्कुल यंग से, खालिद यूसुफ, उसने मेडिकल बोर्ड के लिए सारा काम कराया। मगर जब आपने ये सारी बातें उन्हें बताई, हम लोग अपनी जॉब से ओब्लिवियन क्यों रहे? तो फिर रिस्पांस क्या था इमरान खान साहब का जब आपने सारी बातें बताई? आप तो कह रहे हैं कि आपने जो जो बात थी, जो जो आपको नजर आया वो आपने उनको बताया, जो जो आपको लगा कि उन्हें बताना चाहिए। इतने अरसे बाद आपकी उनसे मुलाकात हुई थी, उनका रिस्पांस क्या था इस सब बातों पर? सर उन्होंने ये कहा कि आप पब्लिक को अंडरमाइन ना करें, पब्लिक का सेंटिमेंट है। पब्लिक को जो 26वीं आर्मी तरमीम पे उन्होंने बड़ी क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने कहा कि ये जो है ये डेमोक्रेसी को डिस्क्रीट किया गया है, डेमोक्रेसी को जो है उसमें अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, डेमोक्रेसी में लोगों का जो है ये एक मामला है, कोई एक पार्टी एक शख्स का मामला तो नहीं है। इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू थी, जो वेलर था, जो स्पिरिट था, वो तो वही था जो कि इस भयानक टॉर्चर के बावजूद वो टूटे तो नहीं थे, ब्रेक तो नहीं थे, पुरज़म थे। उन्होंने ये सारी बातें की, मैंने ये चीज़ें बता के फिर उन्होंने कहा जी कि मैंने कोई अकेले में बात करनी है, तो मैं और शोएब बाहर आ गए। फिर हमने जो मीडिया पे जो मैंने अंदर देखा मैंने बाहर बताया, जो मैंने बाहर देखा वो मैं अंदर बताया। अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म तो सर मौका मिले तो मैं दोबारा करूंगा। मगर आपने इमरान खान साहब को बताया और इमरान खान साहब ने कहा मुझे अकेले में सलमान अकबर राजा साहब से बात करनी है, उन्होंने बात की उनसे, और आज ये खबर आती है कि आपको सॉरी मैंने कहा सलमान साहब ने कोई बात करनी होगी, जनरल सेक्रेटरी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ज़रा वो पॉलिटिकल हेड है ना एक पार्टी के, तो उनका और उनका आपस में एक पार्ले होना चाहिए था। मगर उसके कॉन्सिक्वेंस में क्या है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंस में हुआ है कि बुशरा बीबी, देखें अब वो बुशरा बीबी तो अब रिहा हो गई हैं, वो सारी चीज़ें देख रही हैं, और फिर जब आपके बाद सलमान अकबर राजा साहब मिलते हैं तो अगर आपको वुकला के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला जाता है और ये खबर आती है कि आपको बानी पीटीआई के तमाम केसेस से अलग कर दिया गया, तो इमरान खान साहब ने आपकी सुनी या सलमान अकबर राजा साहब की सुनी? देखिए वो तो खान साहब से कोई मुलाकात होगी तो वही बताएंगे ना। ये तो बैरिस्टर गौर चेयरमैन हैं, वो बताएंगे, या अली जफ़र साहब हैं, या दूसरे सीनियर जो मेंबरान हैं वो जो उनके साथ मिलते हैं वही बताएंगे कि क्या है। अगर खान साहब को देखें मेरी ज़रूरत होगी, वो समझते होंगे तो मुझे बुला लेंगे जैसे उन्होंने पहले बुलाया। अगर वो समझेंगे कि यार अभी इनको नहीं देना तो मैं इम्पोज तो नहीं किसी को कर सकता कि मेरा क्लाइंट बने, या मेरी सर्विसेज किसी को चाहिए थी तो उन्होंने बुलाया था, और मैंने अपनी सर्विसेज में जितने मैं डिलीवर कर सकता हूँ मैं अपनी कैपेसिटी में एज ए लॉयर मैंने किया। मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है। कोई और बात है, कोई और फियर है, या कोई और कोई हिडन एजेंडा किसी का है तो वो मुझे बताए। मैं ये कैसे हो सकता है कि इंतज़ार की बात करूं और मैं ये ना बताऊं? मैं वो इमरान खान को एक क्लियर पिक्चर तो मैंने देनी है, फैसला उन्होंने करना है। इफ़ यू थिंक्स के जो क्लियर पिक्चर देने जो ये लोग हैं ये समझते हैं कि आमिर मुगल का जो पैगाम था अगर मैंने वो डिलीवर किया तो मुझे आमिर मुगल ने कहा तो उसकी बात अमानत है मेरे पास, मैंने वो दी है उनको। जो आमिर मुगल ने मुझे बताया कि जिस हालात में वो रह रहा है 302 का उसके पास पर्चा हो गया, हालांकि उसका गरीब का कोई लेना देना नहीं है, तो ये सारी बातें जो है वो मैं क्यों नहीं बताऊँगा। ये सारे वो लोग अमानत होती है वर्करों की बातें जो कि आप लीडर को पहुंचाते हैं अगर आप इस कैपेसिटी में हैं। और मेरी तो कोई ऐसा पॉलिटिकल ना ऑफिस होल्ड मैंने पहले भी किया है ना अब करता। बहुत शुक्रिया फैज़ल साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं। आज जैसे काजी फैज़ल का आखिरी दिन था, क्या हुआ, क्या मामलात रहे, मंसूर अली शाह ने क्या कहा, अगले चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने क्या कहा, और गुज़िश्ता अदवार में क्या होता रहा, सब आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब 13 माह से ज़ायद अपने ओहदे पर रहने के बाद आज रिटायर हो रहे हैं। बतौर जज उनका करियर उतार चढ़ाव का शिकार रहा, और बतौर चीफ जस्टिस भी जहां उनसे बहुत से अच्छे काम मंसूब किए गए वहीं उन पर कुछ हवालों से तनकीद भी हुई। उनसे बहुत सारी तवक्कात थी जिनमें से बहुत सारी तवक्कात पूरी नहीं हुई। यही मिला जुला रुझान आज उनकी रिटायरमेंट के मौके पर भी देखने में आया जब उनके एजाज़ में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक़िद किया गया। ये रवायत है
कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के मौके पर उनके एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक़िद होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शिरकत करते हैं, मगर आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस तो हुआ और उसमें नामजद चीफ जस्टिस याया अफरीदी समेत सीनियर जजेस ने तो शिरकत की, मगर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मलिक शहजाद फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। यही तमाम जजेस गुज़िश्ता रात चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के एजाज़ में पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इशाइये में भी शरीक नहीं हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम ना होने की सूरत में चीफ जस्टिस बनना था, वो इस वक्त उम्रे की अदायगी के लिए मुल्क से बाहर चले गए हैं, लेकिन वो बज़ाहिर बहुत गुस्से में हैं और उन्होंने बाकायदा ख़त लिखकर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को दिए गए फुल कोर्ट में शिरकत ना करने का ऐलान किया है और इसकी वजूहात भी तहरीर की हैं और गैर मामूली तौर पर सख्त ज़बान इस्तेमाल की है जो आमतौर पर नहीं की जाती है। और जस्टिस मंसूर अली शाह जैसी शख्सियत जो अल्फाज के इस्तेमाल में हमेशा एहतियात और शाइस्तगी का मुजाहरा करते हैं, उनसे इसकी तवक्को बिल्कुल नहीं की जा रही थी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम अपने ख़त में जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है कि ये दुनिया भर में बहुत मजबूत रिवायत है कि सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस के एजाज़ में रेफरेंस दिया जाता है ताकि रस्मी अंदाज में उसकी खिदमात, क़यादत और अदलिया की सालमियत के लिए उसके अज़म का एतराफ़ किया जाए। लेकिन इदारों की तरह रिवायतें भी उन अफराद के मेरिट पर मुनहसर होती हैं जिनसे वो मुताल्लिक़ हों। माजी में जब साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार अपने आईनी किरदार से बाहर निकल कर उन मामलात में गए जो उनके दायरा इख्तियार से बाहर थे, तो मैंने उनके रेफरेंस में शिरकत ना करने का फ़ैसला किया और 17 जनवरी 2019 को ख़त लिखकर इसकी वजूहात भी बयान की ताकि उन्हें रेफरेंस की कार्रवाई के रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया जाए। आज भी मैं ख़ुद को वही फ़ैसला लेने पर मजबूर पाता हूँ। गो के इस दफ़ा वजूहात मुख्तलिफ मगर ज़्यादा परेशान कुन हैं। एक चीफ जस्टिस का असल किरदार ये होता है कि वो तमाम लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, अदलिया की आज़ादी का दिफा करे और सबको इंसाफ फराहम करे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक शुतर मुर्ख की तरह रेत में सर दबा कर अदलिया पर पड़ने वाले बैरूनी असरात और दबाव से गाफिल और बेपरवाह रहे। मुदाखलत के खिलाफ दीवार बनने के बजाय उन्होंने दरवाजे खोल दिए और ताकत पर अदलिया की निगरानी के मुकद्दस किरदार के साथ धोखाधड़ी के मुर्तकिब हुए। उन्होंने अदलिया के दिफा के लिए हिम्मत और इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि कानून की हुक्मरानी की बुनियाद पर समझौता करते हुए मैदान उनके लिए खाली छोड़ दिया जो अपने मफाद की खातिर अदालतों को कमज़ोर करना चाहते थे। उनके इक़दामात ने रवादारी और एहतराम को बुरी तरह नज़रअंदाज किया, जो अदालती हम आहंगी के लिए ज़रूरी चीज़ होती है। सिर्फ खुद को दुरुस्त समझने के तसलसल में वो मुशावरत करने में बार बार नाकाम हुए और इत्तफाक़ की राय पैदा करने से इनकार किया जो अदालती क़यादत की पहचान होती है। इस अदालत के फ़ैसलों की उनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है और उन्होंने बेशर्मी और तौहीन आमेज़ी के साथ ये कहा कि इंतज़ामिया उन फ़ैसलों पर अमल ना करे। उन्होंने अदालत के अंदर साथ काम करने वालों के रिश्तों में दरारें डाली और तल्ख़ तक़सीम पैदा की, जिसके असरात बहुत अरसे तक अदलिया पर रहेंगे। उनका दौर छोटेपन, इंतकाम और इंतज़ामी मामलात में पस्त जहनीत के हवाले से जाना जाएगा, जिसमें आजिज़ी और बुर्दबारी की कोई जगह नहीं थी। ऐसे दौर के रेफरेंस में शिरकत करके उसका जश्न मनाना ये पैगाम देगा कि एक चीफ जस्टिस अपने इदारे को धोखा दे सकता है, उसे कमज़ोर कर सकता है, छोटेपन और पस्ती का मुजाहरा कर सकता है, मगर फिर भी इंसाफ के एक मुअज़्ज़िज़ खादिम की हैसियत से उसका जश्न मनाया जा सकता है। मुआज़रत के साथ अपने ज़मीर के मुताबिक मैं ऐसे चीफ जस्टिस के रेफरेंस में शरीक नहीं हो सकता। जैसे मंसूर अली शाह ने इस ख़त की कॉपी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को भी भेजी है और ख़त के शुरू में रजिस्ट्रार से ये भी कहा है कि इस ख़त को फुल कोर्ट रेफरेंस की कार्रवाई के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रेफरेंस में शिरकत से इनकार किया है। सख्त अल्फाज में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर तनकीद की है, मगर आज से कुछ अर्से पहले तक ये सूरत हाल नहीं थी, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह ना सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हामी रहे बल्कि उनके साथी और मददगार भी रहे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ इमरान खान के दौर में जब सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा गया और उसे सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया, तो उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह उन जजेस में शामिल थे जिन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस को ख़त्म किया था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद भी जस्टिस मंसूर अली शाह उनके साथ जुडिशल कमीशन और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलासों में बैठते रहे। किसी मौके पर किसी इख्तिलाफ की कोई खबर नहीं आई, यहाँ तक कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ ने हमारे ही प्रोग्राम में बताया कि अदालती इस्लाहात और आइनी पैकेज के हवाले से भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने खुद कहा कि इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह से भी मुशावरत की जाए।
आईनी पैकेज की हमने बात की थी, मुझे उसकी बाबत हुकूमत की भी ये हदायत थी कि आप ऑन बोर्ड रखेंगे चीफ जस्टिस साहब को। तो उस हवाले से जिक्र जब हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई है तो वो नहीं है इंटरेस्टेड, और मोर ओवर उन्होंने कहा कि ये जो आप जुडिशल कमीशन को बेहतर बनाना चाह रहे हैं या 209 में कोई बेहतरी लाना चाहते हैं या जो भी कोई और काम करना है तो आप प्यूनी जज से भी ज़रूर बात कीजिएगा। उसी दिन मेरी मीटिंग थी उनसे, मैं और अटर्नी जनरल थे, तो उनके भी गोश गुजार किया। उन्होंने कहा कि ये पार्लियामान का, उन्होंने बड़ी कैंडिडली कहा, उन्होंने कहा ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, तो ये पार्लियामेंट जो करेगी वो अगर कानून और आइन के दायरे में है और अगर वो कानूनी और आइनी तौर पे दुरुस्त है तो वो पार्लियामान ज़रूर करे, हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने बज़ाहिर किसी एतराज़ का इजहार नहीं था किया। लेकिन फिर इस साल मई में मखसूस नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह दो मुख्तलिफ सिमतों में आगे बढ़ने लगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 6 मई को पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तिल कर दिया। फिर मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने की। इस बेंच के 8 जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया और उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। 12 जुलाई को यह फैसला आया और 10 अगस्त को एक तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाजे किया कि अदालती फैसलों को ना मानना कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप बिल्कुल क्लियर कर लें कि कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है, आइन का ये स्ट्रक्चर है और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वह बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इम्प्लीमेंट होनी है, यही तरीका है। या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें, लेकिन जो आइन है इस वक्त, जो आइन का स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक तो यही पोजीशन है और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे, उसका सारा बैलेंस आप खराब कर देंगे आइन का और इलीगल सिस्टम का। अगर आप इस तरफ चल पड़े कि जजमेंट्स इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए, ये हो नहीं सकता। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर एक तरफ हो गए और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अकलियत में आ गए थे। बेंचेस की तश्कील पर इख्तलाफात होने लगे और फिर 20 सितंबर को हुकूमत ने एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात में इजाफा कर दिया, जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकाल दिया और इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखकर एहतजाज किया और कमेटी इजलास में शिरकत करने से इनकार कर दिया। और उस वक्त से लेकर आज तक, यानी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट तक, जस्टिस मंसूर अली शाह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा नहीं बने और फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि आज उन्होंने सख्त ज़बान में ख़त लिखकर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रेफरेंस में शरीक होने से भी इनकार कर दिया है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर सख्त तनकीद की है। लेकिन एक तरफ जहाँ सीनियर तरीन जज ने जाने वाले चीफ जस्टिस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ नामजद चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रेफरेंस से खिताब किया और उनकी खिदमात को सराहा। I have very mixed feelings to formally bid farewell to you as the Chief Justice of Pakistan. On the one hand, I am sad for you to leave, and at the same time, happy that you are leaving in good health. If you meet, greet, and treat Justice Qazi Faiz Issa with a smile and humility, he will reciprocate with such gentle softness, politeness, and care. But mind you, if you in any way provoke him, or if I may say so, poke the bear, then even hell hath no fury to match his scorn, and only God may help and save you. Let me share a secret with you all today, that I have faced such wrath of this bear many times. Ladies and gentlemen, let me tell you, the experience was not pleasant. Sharing the bench with Justice Qazi Faiz Issa during the first half of the court proceedings, I often felt sorry for those across the roster and at times had to salvage them from total devastation. But as the clock ticked past the half hour, the mood would change. While sharing the bench with Justice Qazi Faiz Issa, on many occasions we had differences. He was always ready to hear my point of view and was open to persuasion, a characteristic which very few possess. This is a formal announcement that the farewell lunch today hosted by us
Thus, in honor of Justice Qazi Faiz Issa is not on government expense. He's been cruel. He has imposed the entire expenses on me. However, I have requested my brother judges to share the brunt. So we are going to share the brunt. But we wanted to host a lunch for Qazi Saab, and he was adamantly, stubbornly, he was in no mood to accept it. Finally, when we said we're going to commit ourselves, he has agreed. Let me assure all that with the blessings of Allah Almighty, for the citizens of Pakistan, rule of law shall rule. Principles of trichotomy of power shall prevail. Dignity of a judge and majesty of the court shall be strictly ensured. Be it a civil judge sitting in Buni Chitral or my brother judge sitting next to me today. The grievances of the bars shall be immediately attended to. Immediate focus would have to be extended to the furthest districts. Immediate attention would have to be rendered on facilitating attendances and cases of women, children and disabled, improving the justice delivery process. Sir, with fondest of memories and with every good wish, I, on behalf of my colleagues, bid farewell to our very dear friend, our illustrious colleague and our distinguished Chief Justice, Qazi Faiz Issa. जबकि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने भी आज अपनी रिटायरमेंट के रेफरेंस से खिताब किया। आप लोगों का शुक्रिया आने का, दोस्तों का भी, वकीलों का, सहाफ़ियों का आने का शुक्रिया, और उन लोगों का भी शुक्रिया जो आज हम में मौजूद नहीं हैं। 42 साल मुझे इस प्रोफेशन में हुए हैं और 42 साल से मेरी शादी को भी हुए हैं। हर बुरे अच्छे के साथ दिया गया। बहुत सारे काम जिसका लोग मुझे सिला देते थे कि मैंने किया, उसके पीछे मेरी अहलिया थी। बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में हम साथ गए। वो वाले डिस्ट्रिक्ट भी जो उस वक्त काफ़ी मसले हो रहे थे उधर, और मुझे कहा गया था कि ये मुनासिब नहीं, आप पे जाना। अगर वो उन्होंने इंसिस्ट किया सरीना ने, और वो भी मेरे साथ आई। मेरे ख्याल में हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे बच्चे हैं और बच्चे हमें सिखाते हैं। एक दिन मुझे सफ़िया ने कहा कि मेरे दोस्त बहुत नाराज़ हैं मुझसे कि आपने मरगला हिल की पहाड़ी पे जो रेस्टोरेंट हैं, आपने उनको मसमार करने का हुक्म दिया। मैं अब कुछ कहने ही वाला था, इससे पहले उन्होंने, सफ़िया ने मुझे कहा, मगर मैंने उनको कहा अल्लाह ताला ने जानवर भी बनाए हैं, उनका भी तुम्हें ख्याल रखना है, परिंदे भी बनाए हैं, उनका भी तुम्हें ख्याल रखना है। ये तो उनका घर है, हमने उनके घर में दाखिल हो गए। हम केस सुनते हैं, कागज़ पे कुछ फिक्रे लिखे होते हैं, अंदाज़ा लगाना होता है कहाँ सच है कहाँ झूठ है। हो सकता है बेपनाह हमने फैसले गलत किए हों, क्योंकि कागज़ के टुकड़ों पे जो लिखा गया है वो एक पार्टी को फ़ायदा देता है और दूसरे को नहीं। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है, मगर हम तो कागज़ों पे चलते हैं, कानून पे चलते हैं कि जो साबित कर सके केस कागज़ के बेसिस पे उससे मालूम होता है। मगर भैया ये भी है कि जैसे काजी फैज़ ईसा 13 महीने पहले जिस तरह की तकसीम शुदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे और उनसे उम्मीद थी कि वो इस तकसीम को ख़त्म करेंगे, और उन्होंने अपने करियर की इब्तिदा भी इसी तरीके से की बतौर चीफ जस्टिस, मगर आज वो ऐसी ही तकसीम शुदा अदलिया छोड़ कर जा रहे हैं जिसमें जजेस फैसलों में इख्तलाफ करने के बजाय ज़ाती इख्तलाफात का शिकार नजर आ रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के 13 महीने के दौर में होने वाले काबिल तारीफ़ इक़दामात, मस्बत और अदलिया की साख को फ़ायदा पहुँचाने वाले कुछ अहम फैसलों और उनके इक़दामात पर टाइमिंग की वजह से सवालात उठे। उन पर शदीद तनकीद भी की गई, ज़ाती हमले भी किए गए, मगर अहम बात यह है कि उन्होंने इस हवाले से कोई सू मोटो नहीं लिया, किसी को इस बात की कोई सज़ा नहीं दी, इंतज़ामिया के मामलात में मुदाखलत नहीं की जो माजी में मुख्तलिफ चीफ जस्टिस करते रहे थे, पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं की जो माजी में चीफ जस्टिस करते रहे थे, और ये एक रुझान परवान चढ़ता रहा था। बतौर जज उन पर तासुब बरतने के इल्ज़ामात लगे, केसेस में ज़ाती गुस्सा गालिब आने के इल्ज़ामात लगे। सितंबर 2023 में जब जस्टिस काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने आते ही चंद मस्बत इक़दामात उठाए। 4 साल बाद फुल कोर्ट इजलास बुलाया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर स्टे ख़त्म करके सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस के साथ अपने इख्तियारात शेयर कर दिए। साथ ही तारीख में पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर कर दी। सब पर जस्टिस काजी फैज़ ईसा की तारीफ हो रही थी कि अचानक सब कुछ बदलने लगा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अपने इक़दामात और उसूलों को तोड़ते नजर आए। जजेस कमेटी में जब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर अक्सरियती राय से चीफ जस्टिस की राय को मुस्तरद करने लगे, चीफ जस्टिस चाहते थे कि मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की नज़रसानी फौरी तौर पर लगाई जाए, मगर बाकी दोनों जजेस ने फौरी तौर पर लगाने के बजाय अदालती छुट्टियों के बाद केस लगाने की राय दी, और यही अक्सरियती राय
बनी और नज़रसानी केस नहीं लग सका, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जजेस के दरमियान तलखियाँ बढ़ गईं। मगर सवाल उठता है कि बाकी 2 जजेस इस फैसले को, इसके रिव्यू को लगाने को तैयार फ़ौरन क्यों नहीं थे। मगर साथ ही चीफ जस्टिस 63 की नज़रसानी का केस भी फिक्स करना चाहते थे, मगर अक़लियत में होने की वजह से ये केस भी नहीं लग सका। मगर इसकी टाइमिंग के हवाले से खुद चीफ जस्टिस पर सवाल उठे, क्योंकि इस दौरान हुकूमत आईनी तरामीम के लिए नंबर्स पूरी करने की कोशिश कर रही थी और फिर हुकूमत ने अचानक एक ऑर्डिनेंस के जरिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम करके चीफ जस्टिस को इख्तियार दे दिया है कि वो जजेस कमेटी के तीसरे रुकन का इंतखाब अपनी मर्जी से कर सकते हैं और वक्तन फ़वक्तन उसे तब्दील भी कर सकते हैं। और जैसे ही ये ऑर्डिनेंस आया तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जजेस कमेटी के तीसरे रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकाल दिया, जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल कर लिया। चीफ जस्टिस के मुताबिक जस्टिस याया आफरीदी ने कमेटी का हिस्सा बनने से मुआदरत कर ली थी और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह भी एहतजाजन कमेटी का हिस्सा नहीं बने। मगर नई जजेस कमेटी के पहले ही इजलास में चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन ने आर्टिकल 63A का नज़रसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और अपनी सरबराही में 5 रुकनी बेंच बना दिया और सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता फैसले को कलअदम करार दे दिया, जिसका मतलब यह था कि अब पार्लियामेंट के अरकान अपनी जमात की हिदायत के बरखिलाफ वोट देंगे तो उनके वोट गिने भी जाएंगे और शुमार भी किए जाएंगे, मगर उन्हें नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। इस फैसले की दुरुस्तगी तो बहुत अहम समझी जा रही थी, क्योंकि ये फैसला अदालत में इस पर तनकीद होती रही अदालती तारीख में, मगर जिस वक्त ये नज़रसानी का केस लगा और कुछ ही समातों के बाद फैसला जारी किया गया, उससे फैसला मुतनाज़ हो गया। इस दौरान चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने के जस्टिस मंसूर अली शाह के मुतालबे पर गौर नहीं किया। साथ ही अहम केसेस की बराह रास्त नशरियात भी रोक दी। साथ ही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 12 साल बाद सदारती रेफरेंस पर समाअत करते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले को गलत करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट की गलती तस्लीम की, और यह हिम्मत उनसे पहले किसी चीफ जस्टिस ने नहीं की थी। इसके अलावा जनरल परवेज़ मुशर्रफ की फांसी के फैसले को भी कलअदम करार देने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को ख़त्म कर दिया और खुसूसी अदालत के फैसले को बरकरार रखा। जबकि रवां साल मार्च में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में आला अदलिया ने 2 हफ्तों के अंदर अंदर अपने एक जज जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट पर बरतरफ करके उनसे जस्टिस का टाइटल वापस ले लिया और फिर दूसरे साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी को बरतरफ करने की कार्रवाई को कलअदम करार देकर उन्हें रिटायर जज के तौर पर तमाम मराहत का हकदार करार दे दिया। रिटायर शौकत अजीज सिद्दीकी को अक्टूबर 2018 को उनके बयानात से मुतालिक मिसकंडक्ट पर ओहदे से निकाला गया था, जो उन्होंने अदलिया पर इस्टेब्लिशमेंट के दबाव से मुतालिक दिए थे, और इस्टेब्लिशमेंट के दबाव का ताल्लुक नवाज शरीफ के केसेस से मुतालिक था। मगर जैसे शौकत सिद्दीकी का दावा है कि उन्होंने दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया था, जिसकी पादाश में उन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। और इस पूरे तनाज़े में सबसे अहम किरदार साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का था। ये हिम्मत भी किसी और चीफ जस्टिस ने नहीं की, मगर जिससे काजी फाइज ईसा के दौर में ये काम हुआ। इसके साथ साथ गुज़िश्ता साल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच ने 8 फरवरी को इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से एक फैसला दिया। सदर और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के बाद 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख तय कर दी, जिसकी हिम्मत खुद सदर आरिफ अलवी नहीं कर पा रहे थे। मगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर के कुछ फैसले और इकदाम ऐसे थे जिनके मुल्क की सियासत पर गहरे और मनफी असरात पड़े, और इस पर उनके साथी जजेस ने भी सवालात उठाए। 13 जनवरी को इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख थी। उसी दिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम बेंच ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा और तहरीक इंसाफ के अरकान को बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने से महरूम कर दिया, जिसने मुल्क की सियासत पर गहरे और मनफी असरात डाले। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के इसी फैसले की वजह से मखसूस नशिस्तों का तनाज़ा भी खड़ा हुआ। मगर फिर जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी, तो उसके बाद फुल कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक अपने ही फैसले की वजाहत देते नजर आए और कहते रहे कि अगरचे PTI के पास बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं था, लेकिन फिर भी बतौर जमात इलेक्शन लड़ सकती थी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला गलत समझा, मगर इस पर तनकीद हुई कि इस गैर मामूली सूरत हाल के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने ही फैसले की गलत तशरीह और अमल दरामद पर खामोश क्यों रहे। सबसे अहम मामला जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में सामने आया वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से एजेंसीज के दबाव से मुतालिक लिखे गए खत का था। जजेस ने खत में खुद पर एजेंसीज के दबाव के संगीन वाक़यात का जिक्र किया था और कहा था कि ऐसी सूरत हाल में एक जज को क्या करना चाहिए, इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हिदायत दे। मगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर तनकीद होती रही कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने एक संगीन मामला अपने इदारे के सरबराह के पास भेजा था, लेकिन उन्होंने इस हवाले से कुछ नहीं किया, बल्कि हुकूमत जिस पर इल्ज़ाम लग रहा था उसी को ही इंक्वायरी की जिम्मेदारी दे दी, और जिनको जिम्मेदार ठहराया गया था उन पर हाथ डालने या रोकने की संजीदा कोशिश ही नहीं की गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया और अब तक केस को हतमी अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। साथ ही सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का नज़रसानी केस भी सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी अरसे से समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुआ। और अब आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा रिटायर हो रहे हैं, कल जस्टिस याया आफरीदी हल्फ उठा रहे हैं, इसलिए उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि वो इस तकसीम शुदा सुप्रीम कोर्ट को कैसे चलाएंगे।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को कैसे डील करेंगे, जिसकी बुनियाद पर सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह जजिस कमेटी में बैठने से इनकार करते हुए फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर रहे हैं और वो बेंचेस में बैठने से भी इनकार कर रहे हैं। साथ ही जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर सवालात उठाए हैं। इसके अलावा सवाल उठ रहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा पर पहले दिन से ही पीटीआई को शदीद एतराज़ात थे और उनके दौर में तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतअद्दिद बार कहा गया कि चीफ जस्टिस उनकी जमात और इमरान खान से मुताल्लिक किसी भी मुकदमे की समाअत ना करें, मगर वो एतराज़ मुस्तरद करते रहे। साथ ही पीटीआई के अहम केसेस में खुद सरबराही भी की और ज़्यादातर केसेस को तो समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं होने दिया। ये पीटीआई इल्ज़ाम लगाती रही, जबकि मखसूस नशिस्तों के फैसले के तनाजुर में जस्टिस मंसूर अली शाह पर नून लीग और पीपल्स पार्टी एतराज़ उठाती रही हैं, मगर नामजद चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो सियासी तौर पर अभी तक गैर मुतनाज़ हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग हता कि पीटीआई ने भी उन पर एतराज़ नहीं किया है। वो जस्टिस मंसूर अली शाह के भी करीब हैं, जस्टिस अतर मिन अल्लाह के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, दोनों के दोस्त हैं। तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद तकसीम ख़त्म कर सकेंगे? क्या वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को बरकरार रखेंगे? इसके अलावा 26वें आईनी तरमीम के मामले पर फुल कोर्ट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? और आईनी अदालत का सरबराह कौन बनेगा? किस तरीके से जस्टिस याया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट चलाएंगे? वो अहम सवाल हैं जो उनके सामने खड़े हैं। प्रोग्राम में शामिल करें। स्टॉक मार्केट एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बना रही है और आज भी बनाया, और KSE 100 इंडेक्स आज तारीख में पहली दफ़ा 90,000 का इंडेक्स क्रॉस कर गया है। 1047 पॉइंट्स इजाफे के साथ 89,993 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। सिर्फ अक्टूबर के महीने में 100 इंडेक्स 10% से ज़्यादा बढ़ चुका है। मार्केट में रिकॉर्ड वॉल्यूम भी रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता 2 साल से भी कम अरसे में स्टॉक मार्केट 38,000 से 90,000 की सतह पर पहुंच चुकी है, जो तकरीबन 137% का इजाफा है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के CEO मोहम्मद सोहेल के मुताबिक इतनी ज़बरदस्त रिकवरी इससे पहले 2010 में देखी गई थी, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद मार्केट ने रिकवर किया था और 2 साल में मार्केट दुगने से ज़्यादा बढ़ गई थी। जबकि 9/11 हमलों के बाद मार्केट गिरी और फिर 2002 में ऐसी गैर मामूली रिकवरी देखी गई थी। जबकि माहिर मईशत खुर्रम शहजाद के मुताबिक इसकी वजह महंगाई में मुसलसल कमी है, क्योंकि इस वजह से आने वाले दिनों में शरह सूद में मजीद बड़ी कमी की उम्मीद पैदा हो गई है। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी और मुआशी अशारियों में बेहतरी और मुआशी इस्तेहकाम है। जबकि टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सर्वे के मुताबिक मार्केट की अक्सरियत 4 नवंबर को होने वाले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में शरह सूद में 2% कमी की तवक्को कर रही है, क्योंकि सितंबर में महंगाई 6.9% रहने के बाद अक्टूबर में भी 6.5 से 7% रहने की तवक्को है। और अगर स्टेट बैंक शरह सूद में मजीद 2% कमी करता है तो 22% की बुलंद तरीन शरह सूद से टोटल 6.5% कमी के साथ शरह सूद 15.5% हो जाएगी। और ये शरह सूद मौजूदा महंगाई की शरह से फिर भी तकरीबन 8 से 8.5% ज़्यादा होगी। हालांकि तारीखी तौर पर ये तकरीबन 2 से 3% का फ़र्क रहा है। आज के प्रोग्राम में अल्लाह हाफ़िज़।